बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मेरी तरफ से सलाम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपकी खैरियत के लिए, आपकी सेहत के लिए, आपकी खुशियों के लिए अल्लाह ताला से दुआ गो। कैफ़े इक़्तिसाद की दूसरी किस्त, और जैसा कि मैंने लास्ट प्रोग्राम में कहा था, विच वाज एन इंट्रोडक्टरी प्रोग्राम टू कैफ़े इक़्तिसाद, कि इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एक बड़ा सेंसिटिव मौजू जो कि आजकल हर बंदा, तकरीबन हर बंदा डिस्कस कर रहा है और मीडिया में बहुत ज़्यादा इसको डिस्कस किया जा रहा है, इस पे बहस हो रही है। वो है कि क्या पाकिस्तान जो है वो डिफ़ॉल्ट कर जाएगा या नहीं करेगा। पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट और नॉट, क्या पाकिस्तान इक़्तिसादी दिवालियापन का शिकार हो जाएगा या नहीं होगा। मौजू पे बहस करने से पहले, चूंकि ये बड़ा एक वसी मौजू है, और लेट मी ऑल्सो टेल यू कि जो यहाँ पे जिस तरीके से बात की जाती है, इस पे ज़्यादातर लोग बात करते हैं, चले वो फील्ड के जो अपने लोग हैं जो कि इक़्तिसादियात को समझते हैं, अगर वो बात करते तो कोई तुक भी बनती है, लेकिन ज्यादातर लोग वो फतवे सादिर कर रहे हैं जिनको जो है कुछ इस चीज के बारे में पता भी नहीं है। और उनकी अगर आप बातें सुनो और मीडिया में अगर आप बहस सुने, तो ऐसा लगता है कि आज आया डिफॉल्ट, कल आया डिफॉल्ट, पाकिस्तान आज या कल में इक़्तिसादी दिवालियापन का शिकार होने वाला है। नवंबर में अगर आप जाए तो नवंबर में असल में बहस ये हो रही थी कि जी दिसंबर तक हम लोग डिफॉल्ट कर जाएंगे, लेकिन आधा दिसंबर भी गुजर गया है और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी बात नहीं हुई। तो लेट्स सेपरेट फैक्ट्स फ्रॉम फिक्शन। अफसाने को और हकीकत को जो है उसको अलग-अलग कर लेते हैं इस बहस को। और जैसा कि मैंने कहा कि बड़ी तवील बहस है, लेकिन मैं तवील बहस नहीं करूंगा। मैं कुछ चंद मिनट में ही आप लोगों से इसकी थोड़ी सी चीदा जो बातें हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन उससे बहस शुरू करने से पहले मैं ये बताना चाहूँ कि इसमें आप सबसे दो जो क्रिटिकल कंपोनेंट्स है, जो बातें बहस ज़ेर बहस होनी चाहिए और जिन बातों की तरफ तवज्जो रखनी चाहिए, एक तो ये कि वो पाकिस्तान के बैरूनी कर्जे उनकी नौयत क्या है, और दूसरा कि आने वाले दिनों में वो हालात, वो कौन से हालात हैं, वो कौन से ऐसे मसाइल हैं कि जिनकी वजह से पाकिस्तान या तो डिफॉल्ट कर सकता है या नहीं कर सकता। इन दो चीज़ों पे हम बहस करेंगे। ये दोनों चीज़ें इस बहस में सबसे ज़्यादा अहमियत की हामिल है, जो कि कम की जाती है। एनीवे, लेट्स स्टार्ट आवर डिबेट। सबसे पहले एक आप लोगों को जो वजाहत मैं करना चाहता हूँ वो ये है कि यहाँ इस कैफे इख्तिसाद में जो भी मैं जिन ख्यालात का भी इजहार करता हूँ, उसका मेरे किसी इदारे से जिनके साथ मैं काम करता हूँ या जिनके साथ एसोसिएटेड हूँ एज अ रिसर्च फेलो, उससे कोई ताल्लुक नहीं है। ये मेरी जाती राय है, इसको सिर्फ मेरी जाती राय के तौर पे लिया जाए, इसको किसी इदारती राय के तौर पे ना लिया जाए। उसके बाद दूसरी बात मैं ये करना चाहता हूँ कि जैसा कि मैंने आपको पहले प्रोग्राम में भी कहा कैफे इख्तिसाद के, कि ये प्रोग्राम शुरू करने का एक मकसद ये था कि यहाँ पे बहुत ज्यादा गलत मालूमात फैलाई जाती हैं, और अक्सर वो लोग फैलाते हैं जिनका उस शोबे से कोई ताल्लुक भी नहीं होता। और मेरा जो शोबा है इक्तिसादियात, इकोनॉमिक्स, और जो ये बहस है खास तौर पे जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं, जिस पे हम बात करेंगे, तो इसके मुतालिक भी वो ज्यादातर लोग बात कर रहे होते हैं जिन्होंने कभी इक्तिसादियात पढ़ी नहीं है, ना उससे ताल्लुक है, लेकिन ऐसे फतवे सादर कर रहे होते हैं कि जैसे उनसे ज्यादा माहिर कोई नहीं है। जिस तरह रमीज राजा के हाथों पाकिस्तान की क्रिकेट की तबाही आई हुई है, टेस्ट क्रिकेट की, तो इसी तरह ये जो इक्तिसादियात और फलसफे के ये रमीज राजे हैं, तो इनसे जरा बच के रहे, इनसे जरा देखा करे, ख्याल किया करे ये जो बातें करते हैं। इनकी वजह से पाकिस्तान की जो ख़ास तौर पे यंग जनरेशन की इज्तिमाई सोच और इज्तिमाई दानिश की जो तबाही शुरू हुई है, तो दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। खैर, ये किसी और टॉपिक पे, ये किसी और वक्त की बहस है। फिलहाल इस बहस पे चलने से पहले कुछ चीज़ें जो मैं आप लोगों को जल्दी से डिस्कस कर लेता हूँ, जल्दी से आप लोगों के गोशगुजार कर देता हूँ। एक तो ये कि देखें, जो बहस चल रही है उससे तो ऐसा लगता है कि ये दिवालियापन या डिफॉल्ट का जो खतरा है वो सिर्फ पाकिस्तान में है और ये पाकिस्तान की बहस है। ऐसी कोई बात नहीं है, ये एक आलमी बहस है। पाकिस्तान के अलावा और भी बहुत से तरक्की पजीर ममालिक हैं कि जहाँ पे ये खतरा, जिनके मुतालिक ये खदशा है कि वो शायद दिवालियापन का शिकार हो जाए। दिवालियापन बुनियादी तौर पे होता क्या है? व्हाट्स अ डिफॉल्ट? डिफॉल्ट ये है कि आपके ज़िम्मे जो अदायगियाँ हैं और जिस वक्त पे आप लोगों ने आपने करनी है, किसी मुल्क ने करनी है, वो उस वक्त पे नहीं कर सकता। वो उस वक्त पे वो अदायगी देने में जो है वो ताखीर का शिकार हो जाता है। बाद में वो कहता है कि मैं बाद में करूंगा, तो ये एक किस्म का डिफॉल्ट, दिस इज डिफॉल्ट। ठीक है जी। तो पाकिस्तान या जो और भी तरक्की पजीर ममालिक है, उनका यही मसला है
कि जो आजकल खदशा जाहिर किया जा रहा है कि जो उनके ज़िम्मे वाजिबुल अदा कर्जे हैं, बैरूनी कर्जे खास तौर पे, अंदरूनी कर्जे इतने मसला नहीं है, वो आगे बताता हूँ कि क्यों नहीं है। कि ये बैरूनी कर्जे जो है वक्त पे जो अदा करने हैं वो नहीं कर सकेंगे। अभी दिसंबर में माइंड यू हमने वो सुकूक के 1 बिलियन डॉलर वापस कर दिए, लेकिन आने वाले दिनों के जो कर्जे हैं उनके बारे में जरा खदशा ये जाहिर किया जा रहा है कि शायद वो ना कर सके। इस साल, इस माली साल 2022-23 में पाकिस्तान को तकरीबन 32 से 34 बिलियन डॉलर वापस करेंगे। अब देखें, 3 दिसंबर को न्यूयॉर्क टाइम्स, आप लोगों ने सुना होगा, एक बड़ा मशहूर जरीदा है, उसमें एलन रैपरपोर्ट है उनके एक रिपोर्टर, और उनका जो आर्टिकल है उसका मैंने लिंक जो है अपनी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, कि उन्होंने एक रिपोर्ट दी थी कि तकरीबन दर्जन दर्जन के करीब ऐसे तरक्की पजीर ममालिक हैं जिनके बारे में ये खदशा, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, कि खदशा यही है कि वो आने वाले दिनों में डिफॉल्ट कर जाएंगे। फिर इसके अलावा वर्ल्ड बैंक की 2022-23 की सालाना जो रिपोर्ट है उसमें ये इम्कान जाहिर किया गया कि इस चीज़ का 60% इम्कान है कि दर्जन भर या इससे ज़्यादा तरक्की पजीर ममालिक जो है वो डिफॉल्ट कर जाएंगे। आप इसके अलावा वर्ल्ड बैंक हो गए या एशियन डेवलपमेंट बैंक वगैरह, उनकी रिपोर्ट्स भी पढ़ लें, उनके तजिए भी पढ़ लें। जो फील्ड के अपने माहिर लोग हैं वो भी इन खदशात का इजहार कर रहे हैं। तो लेट्स बी क्लियर कि ये सिर्फ पाकिस्तान के बारे में बहस नहीं है। पाकिस्तान में जितना चीखो पुकार हो रही है इस चीज़ पे, तो आपको बंदे को ऐसा लगता है कि ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला और पाकिस्तान दिवालिया होने वाला है। ऐसी कोई बात नहीं है। ये दिस इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम, नॉट जस्ट अ पाकिस्तान स्पेसिफिक प्रॉब्लम। अच्छा, दूसरी बात कि इसमें ये डिफॉल्ट की जो है ना वो बड़ी लंबी तारीख है। ये कोई अभी 21वीं सदी का मसला नहीं है। तारीख में अगर इक्तिसादी तारीख उठा के देखें तो बहुत से ममालिक जो है वो पहले भी डिफॉल्ट कर चुके हैं। तारीख में सबसे ज़्यादा डिफॉल्ट जो है वो स्पेन ने किया, तकरीबन 16 के 17 दफ़ा वो अपने पेमेंट्स पे डिफॉल्ट कर चुके हैं स्पेन। उसके अलावा बहुत से ममालिक है, अगर आप 21वीं सदी में देख लें, अभी हमारे सामने जून जुलाई में श्रीलंका डिफॉल्ट कर गया। इससे पहले 2002-3 में अर्जेंटीना डिफॉल्टेड। फिर इसके अलावा 1980 की दहाई में जो एक बड़ा मशहूर वाक़या है, 1980 का जो उसमें था, वो लातीनी अमेरिका के ममालिक, साउथ अमेरिकन कंट्रीज जो थे, ब्राज़ील, मेक्सिको, अर्जेंटीना और इसके अलावा एक दो और, दे डिफॉल्टेड ऑन देयर पेमेंट्स। तो ये डिफॉल्ट कोई नई चीज़ नहीं है, इट्स नथिंग न्यू। एक चीज़ इसमें मैं क्लियर कर दूँ, और इस चीज़ से ज़रा होशियार रहिएगा, वो ये है कि ये जो डिफॉल्ट की डिबेट हो रही है ना जी, और मैं इसमें आपके सामने अपनी एक गलती तस्लीम करता हूँ कि किसी वक्त में मैं भी इस नज़रिए का बड़ा हामी था। वो ये था कि जी एक दफ़ा डिफॉल्ट हो जाना चाहिए, और फिर देखी जाएगी। ये नज़रिया जो है इसको बड़े शदोमत से जो है इसको लोगों के सामने लाया जा रहा है कि जी पाकिस्तान एक ही दफ़ा डिफॉल्ट कर दे, फिर आगे देखी जाएगी। मिसाल, और लोग क्यों ये कहते हैं, वो मिसाल देते हैं 1980 की दिहाई की, जैसे कि मैंने कहा कि अब उनमें कुछ ऐसे ममालिक थे, खासतौर पे मेक्सिको और ब्राज़ील, दे डिफॉल्टेड। डिफॉल्ट करने के बाद वो उनके कुछ अरसे बाद जो इक्तिसादी तरक्की है वो अपनी जगह पे आ गई, और उसके बाद उनके इक्तिसादी हालात काफ़ी अच्छे हो गए। सो उसको मिसाल लेके कहा जाता है कि जी देखिए पाकिस्तान भी एक ही दफ़ा डिफॉल्ट कर जाए, फिर देखी जाएगी। जिस तरह ब्राज़ील और मेक्सिको वगैरह ठीक हो गए, पाकिस्तान भी इसी तरह ठीक हो जाएगा। दिस इज़ अ वेरी डेंजरस पॉइंट, इससे ज़रा खबरदार रहिए। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि लोग ये भूल जाते हैं, लोगों को पता नहीं होता, ऊपर से सरसरी जल्दी से गूगल सर्च कर ली, लेकिन आपको ये अंदाज़ा नहीं है कि जब डिफ़ॉल्ट हुए थे वो ममालिक, तो उसके बाद वहाँ के हालात क्या थे। गुर्बत, अफलास, माशी और माशरती मसाइल, और हद से ज़्यादा मसाइल, सहूलियात की अदम दस्तयाबी, अस्पताल काम नहीं कर रहे थे, सर्विसेज नहीं थी, बिजली नहीं थी, पानी नहीं थी, गैस नहीं था, दवाइयाँ नहीं मिल रही थी अस्पतालों में, सब कुछ गायब हो गया। आपका जो इक्तिसादी बुनियादी एक ढांचा है वो भी तबाह हाल हो गया। तो वो लोग बड़ी मुश्किल से गुजरे हैं, बड़े कर्ब से गुजरे हैं। फिर बाद में कई 10-12 साल बाद, 15 साल बाद जाके जो है वो लोग सही हुए, और सही भी कब हुए, जब वो डिफॉल्टेड। उसके बाद उनके पास, जब दे केम अप विद अ वेरी गुड रिफॉर्म्स पैकेज, उनके पास बड़ा अच्छा एक इस्लाहाती पैकेज था कि उन्होंने अपनी इक्तिसादी हालत की इस्लाह की है। हमारे पास क्या है और हमारे हालात क्या हैं? हमारे पास सिर्फ बातों के अलावा कुछ भी नहीं है, और हमारे पास वही, आप ये खास तौर पे पिछले दो सिंस 2000 उठा के देख लें आप, पिछले 2 दहाइयों में, कि क्या है हमारे पास, वही कुछ चेहरे हैं, वही बार बार आके उनको वजारत खजाना उनके हवाले कर दी जाती है, वही
बिजनेस और इकोनॉमिक काउंसिल होती है, एडवाइजर होते हैं, वही कुछ चुनिंदा चेहरे हैं जिनको चुन के जो है उनको काम पे लगा दिया जाता है, और उनके पास दे हैव नथिंग टू ऑफर। इस्लाहती पैकेज उनके पास कुछ भी नहीं है, उनके पास सिर्फ बातें हैं। उनके पास ये है कि डे टू डे फायर फाइटिंग, क्या आगे अच्छा यार अखराजात इधर कर दो, टैक्स हमने इतना जमा करना है, पीएसडीपी इतना बढ़ा दो, एमएनएज एमपीएस को थोड़ी सी रिश्वत दे दी, फंड इधर उधर कर दिए, ये चीजें हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ये हम पूरे पाकिस्तान की तारीख में, पाकिस्तान की सारी तारीख उठा के देखें, ये होता आ रहा है, देयर इज नथिंग न्यू। तो एक तो यह है कि हमारे पास इस्लाहती कोई पैकेज नहीं है। तो डिफॉल्ट की जो बातें करने वाले हैं, हिमायत करने वाले हैं, तो थोड़ा वो खुदा का खौफ करें, जरा ख्याल करें। दूसरा यह है कि पाकिस्तान के आपके सामने है हालात, और अभी भी देखें इस साल कितना बड़ा डेविस्टेटिंग फ्लड आया, कि सैलाब की क्या तबाहकारियां, और इवन अगर सैलाब की तबाहकारियां ना भी होती तो हमारी क्या पोजीशन है यार, क्या है पाकिस्तान के क्या हालात है। आप इस हालात में आप कह रहे हैं कि ये डिफॉल्ट कर जाए, तो आपको अंदाजा नहीं है। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बता सकता हूँ, इफ पाकिस्तान डिफॉल्ट खुदा न खास्ता, तो हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे, और पाकिस्तान की सलामती को भी खतरा लाक हो जाएगा। मैं इससे ज़्यादा मजीद बात नहीं करना चाहता, फिर लोग कहेंगे कि जी ये खामखा डराने वाली बातें कर रहा है। लेकिन इन लोगों से ज़रा होशियार रहिए जो इस तरह की बातें करते हैं। उनसे एक दफ़ा पूछ लीजिए कि जी जब जिन ममालिक की आप बात कर रहे हैं तो वो किस किस्म के हालात से गुजरे, किस किस्म के कर्ब से गुजरे, तो फिर उनको उनसे ज़रा ये तज्जिया उनसे ज़रा मांगिएगा कि अच्छा अगर पाकिस्तान में होता तो फिर क्या, राइट। अच्छा चलते हैं अब बिफोर वी गो टू द डिबेट में, जो दो आपके सामने मैंने वो पॉइंट्स रखे थे उनकी तरफ चलने से पहले एक चीज़ की मैं वजाहत कर दूं जो आजकल हर बंदे ने पकड़ी हुई है इस बहस में, और बार बार उसको उसी नंबर को, वो है, आपने एक नंबर देखा होगा कि जी वो क्रेडिट डिफॉल्ट स्वाप जो है सीडीएस, वो 75% पे पहुंच गया उसका नंबर, या 80 पे पहुंच गया। तो उसको पकड़ के सारे लोग उसकी गलत तशरीह कर रहे हैं। गलत तशरीह ये कर रहे हैं कि अगर क्रेडिट डिफॉल्ट स्वाप का जो नंबर है, वो मैं अभी बताता हूँ कि वो हो क्या है, वो है क्या मुख्तसर तौर पे। क्रेडिट डिफॉल्ट स्वाप जो है वो अगर 75-80 पे पहुंच गया तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान का जो दिवालिया होने का चांस है वो 75% और 80% हो गया। द प्रोबेबिलिटी ऑफ पाकिस्तान डिफॉल्ट वुड बी अराउंड 75% to 80% डिपेंडिंग अपॉन द नंबर। लेकिन ऐसी कोई चीज नहीं है। क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप जो है वो क्या होता है, वो एक बेसिकली एक बीमा पॉलिसी है, इट्स एन इंश्योरेंस। आप लोग भी इंश्योरेंस खरीदते हैं, बहुत से लोगों ने खरीदी होगी। व्हाट इज इंश्योरेंस? अब मैं अगेन मैं तफसील भी जाऊंगा। बेसिकली डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क है कि आप अपने सर सारा एक खतरा मोल लेने की बजाय वो थोड़ा सा वो कोई और भी जो है वो खतरा मोल लेता है। हमारी जिंदगी में हर जगह रिस्क होते हैं, कोई भी रिस्क हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, ऑपरेशन हो सकता है, कोई हेल्थ इमरजेंसी हो सकती है, फौतगी हो सकती है, ये सारे खतरात हमारे साथ होते हैं। तो इन खतरात को सिर्फ अपने सर मोल लेने की बजाय जो रिस्क बीमा लिया जाता है वो इसीलिए लिया जाता है कि सिर्फ हमें वो खतरा ले लेना पड़े, हमारे साथ कोई और भी उस खतरे को शेयर करे। तो ये बीमा पॉलिसी है। जो क्रेडिट डिफॉल्ट स्वाप है ये एक बीमा पॉलिसी है। ये लेता कौन है? ये लेते वो इदारे हैं कि जो कि पाकिस्तान जैसे ममालिक को कर्जे देते हैं। सो लेट्स बी ऑनेस्ट, देखें पाकिस्तान जैसे ममालिक जो है तरक्की पजीर ममालिक, इनके साथ बहुत से खतरात जुड़े हुए हैं। सियासी अदम इस्तेकाम हो गया, टेररिज्म हो गए, दहशत गर्दी हो गई, अंदरूनी मसाइल हो गए, माली मसाइल के अखराजात बहुत ज़्यादा है, आमदन बहुत कम है। इसके अलावा ये है कि हमारे हमसाए वगैरह में कोई मसला पैदा हो गया है, जंग लग गई या वहाँ पे टेंशन बन गई बॉर्डर्स पे। तो मतलब हमारी नहीं, इवन हमारी तो खैर शुरू से ही जब से हम पैदा हुए तो हमारी हर एक से टेंशन चल रही होती है, किसी से हमारी नहीं बनती। लेकिन वैसे बात करो कि कई और ममालिक में, मिसाल के तौर पे अगर अफगानिस्तान में हालात ख़राब हो जाते हैं तो उसका असर पाकिस्तान पे पड़ता है। पाकिस्तान अगर उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व हो ना हो, तो ये इस किस्म के खतरात जो है इस पाकिस्तान जैसे ममालिक से जुड़े होते हैं। तो उन खतरात को कम करने के लिए जो ममालिक पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर ममालिक को, जिनके साथ ये ज़्यादा खतरात जुड़े होते हैं, उनको जब कर्जे देते हैं तो वो एक बीमा पॉलिसी खरीद लेते हैं। इसके ये एक क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप जो है ये एक बीमा पॉलिसी है कि इन केस अगर पाकिस्तान वक्त पे अपने पैसे जो उसके जिम्मे वाजिबुल अदा है, वो अगर वाजिबुल वो वापस नहीं कर सकता, तो वो जिनसे उन्होंने बीमा पॉलिसी खरीदी है उन इदारों ने, वो पाकिस्तान की बजाय वो पैसे उन इदारों को दे दें। देखें अब जो मिसाल के तौर पे कमर्शियल बैंक है, अगर वो पाकिस्तान को पैसे देते हैं तो उन्होंने अपना एक एस्टिमेट बनाया होता है, एक मीज़ानिया बनाया होता है कि यार इस महीने में हमें इतने इतने पैसे आने हैं। तो अगर वो पैसे नहीं आते, उनके अपने इंतजामी अखराजात का मसला हो जाता है, उन्होंने कहीं और सरमायाकारी की होगी, उनको पैसे चाहिए होंगे, उन्होंने किसी और को कर्जा देना होगा, तो अगर वो नहीं आते तो उनका वो ज़रा हिसाब किताब, उनका वो जो बैलेंस है, वो मीज़ानिया जो है वो काफ़ी वो ज़रा ख़राब हो जाता है। तो उस चीज़ को बैलेंस करने के लिए ये लोग जो है इस ये बीमा पॉलिसी खरीदते हैं।
अच्छा, अब अगर बीमा पॉलिसी CDS जो है वो 75 पे चली गई है या 80 पे चली गई है, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि अगर वो मुल्क, वो इदारा जो पाकिस्तान को $100 का कर्जा दे रहा है, तो $100 के कर्जे पे अगर उसने बीमा पॉलिसी खरीदनी है तो बीमा पॉलिसी वाला उससे $75 मांग रहा है या $80 मांग रहा है कि अगर आपने ये बीमा पॉलिसी जो है मैं आपको इतने की दूंगा। तो कोई भी जी शऊर इंसान जिसका थोड़ा भी शऊर हो, एंड आपको कोई इक्तिसादी माहिर होने की जरूरत नहीं है, वो ये समझ जाएगा कि यार ये तो बड़ा महंगा सौदा है, ये नहीं हो सकता। और इस किस्म का सौदा बहुत कम लोग खरीदेंगे। तो वो उनका अपना पर्सपेक्टिव है, जो बीमा पॉलिसी देने वाले, कि वो क्यों ये समझते हैं कि पाकिस्तान में खतरात बढ़ गए। लेकिन खुलासा ये है कि जी इसका जो क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप है, इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि जो कर्जा देने वाले पाकिस्तान को है वो कर्जा नहीं देंगे। इसका सिर्फ मतलब ये है कि पाकिस्तान के लिए कर्जा हासिल करने में थोड़ी सी मुश्किलात पैदा हो जाएंगी, और आजकल ज़रा ज़्यादा मुश्किलात पैदा हो गई हैं। तो कर्जा देने वाले जो है वो फिर हो सकता है कि आपसे ज़्यादा गारंटियां मांगे, ज़्यादा सख्त शराइत पे मांगे। ज़्यादा सख्त शर्त क्या हो सकती है कि आप मिसाल के तौर पे आपका अगर 8% पे कर्जा मिल रहा है, तो अब आपको 14% पे मिलेगा, 13% पे मिलेगा, शरह सूद ज्यादा हो, तो इस तरह की जरा सख्त शरायत हो जाती है। आ, होगा ये क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप ऊपर जाने से होगा ये कि जो पाकिस्तान के कर्जों का, बैरूनी कर्जों का बोझ है वो बढ़ जाएगा। फिलहाल इस पे इतनी बात कर लेते हैं। अच्छा जी, अब आते हैं असल मसले की तरफ। अ, वो है कि जी पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, और मैंने आपको कहा कि इस चीज़ में एक बड़ी ज़रूरी बात जो समझने की है वो हमारे बैरूनी कर्जे की नौयत है। देखें ये मसला शुरू कहाँ से हुआ? पाकिस्तान को अचानक ये मुसीबत कहाँ से पड़ गई, पाकिस्तान और तरक्की पजीर ममालिक की? एक, सबसे पहले ये पिछले साल से शुरू हुआ है। पिछले साल से शुरू हुआ है, ये PTI की गवर्नमेंट में शुरू हुआ है। जब और अगेन मैं इसमें तफसील से नहीं जाऊंगा, किसी और वक्त इस पे बात करूंगा। वो कैसे शुरू हुआ कि जब आपकी पाकिस्तान का इक्तिसादी ढांचा ऐसा है कि जब भी तरक्की की शरह बढ़ती है, 3% या 4% से ऊपर जाती है, इसके करीब पहुंचती है, तो आपको बैरूनी अदायगियों का मसला बन जाता है। दोबारा मैं आपसे कहूँ कि मैं अभी तफसील में नहीं जा रहा, इसको इंशाल्लाह ताला अगले प्रोग्राम में, ऐसे अगले प्रोग्राम में मैं आप लोगों के साथ इस पे बहस करूंगा कि क्यों ऐसा है, वजह उसकी क्या है। लेकिन ये वजह है कि जब भी पाकिस्तान की तरक्की की शरह जो है 3 या 4% पे जाएगी, तो अदायगियों की तवाजुन का मसला पैदा होगा। तो पिछले साल जब प्रिडिक्शन ये थी कि जी इस बार जो है तरक्की की शरह जो है 5% या इससे ऊपर होगी, 5.8% आई, तो मैंने उसी वक्त कह दिया था। मेरे एक जनवरी का कॉलम था, वो भी मैं, आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। उस वक्त मैंने लिखा था, मैंने कहा पाकिस्तान के लिए आने वाले दिनों में अदायगियों के तवाजुन का मसला पैदा होने वाला है। तो उस वक्त खैर उस वक्त के वजीर खजाना और वो बड़े गुस्से हुए थे, उनको ये चीज़ अच्छी नहीं लगी। फिर उन्होंने एक तर्जमान रखे हुए थे, PTI की गवर्नमेंट में वो तर्जमान है, वो इक्तिसादी माहिर समझे जाते हैं, और उनकी इक्तिसादी माहिराना उनका जो तज्जिया है, वो इतने बड़े इक्तिसादी माहिर है कि उनका वो कैलिफोर्निया की पेट्रोल पंप की तस्वीरें लगा के जो है वो पाकिस्तान से मुआवजा कर रहे होते थे, या मुर्गी के पंजे और मुर्गी की कीमतें लगा के पाकिस्तान की इक्तिसादी उसका हालात का वो एक तज्जिया पेश करते थे। ये उनके एक स्पोक्स पर्सन थे। उन्होंने अगले दिन जो है उस अखबार में एक लेटर लिख दिया कि जी नहीं जी ये तो मायूसी फैला रहा है और हम कितने जबरदस्त जा रहे हैं। ठीक। अच्छा, दूसरा मसला कहाँ पे पैदा हुआ? दूसरा मसला रूस और यूक्रेन की जंग से पैदा हुआ। वो पूरी दुनिया को वक्ता पड़ गया, वो सिर्फ पाकिस्तान को वक्ता नहीं पड़ा। कि यानी आपकी जो पहले से एक अंदाजा लगाया होता है कि जी इस महीने हमने इतनी पेमेंट करनी है, इस महीने हमने इतनी पेमेंट करनी है, इस महीने इतनी पेमेंट करनी है, वो सारे इट वेंट थ्रू द रूफ। मतलब इट वेंट साउथ, वो जैसे कहते हैं, ये सारे अंदाजे खराब हो गए। तेल की कीमतें जो है $130 तक चली गई, गंदम की कीमतें, हर चीज की कीमतें, आलमी मार्केट में कीमतें आसमान से बातें करना शुरू हो गई। तो वो सारे अंदाजे खराब हो गए पाकिस्तान के, सिर्फ पाकिस्तान के नहीं, इवन अमेरिका जैसे ममालिक, यूरोपियन यूनियन, वहां पे कितना बड़ा मसला बना हुआ है। तो पाकिस्तान जैसे ममालिक के लिए बहुत बड़ा मसला इसलिए बना हुआ है क्योंकि आगे ही हम पे कर्जों का बोझ बहुत है, और हमारी जो बैरूनी अदायगियों के जराए हैं, 3 जराए: तरसीलात दर रेमिटेंसेस, एक्सपोर्ट्स यानी बरामदात, और इसके अलावा तीसरा FDI, बैरूनी सरमायाकारी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी। तो ये इन तीनों से हमारे जो जितने डॉलर के खर्चे हैं वो पूरे नहीं होते। डॉलर के खर्चे सिर्फ ये नहीं है कि हमने जो कर्ज लिया हुआ है उससे पहले उस पे हमने वो शरह सूद और वो जो पहले वाले कर्ज है वो वापस करने हैं। इसके अलावा हमारे और डॉलर के खर्चे हैं, हमारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं। मिसाल के तौर पे हम बड़े डैम बना रहे हैं, इसमें डॉलर का कंपोनेंट होता है।
अभी सीपैक के बड़े बड़े मंसूबे हैं, उसमें डॉलर हमें चाहिए होते हैं, डॉलर के कर्जे लिए हुए। अभी जो सीपैक का सबसे बड़ा मंसूबा ML1, जो पेशावर से कराची तक ट्रैक को, रेलवे लाइन को डबल किया जा रहा है, रेलवे ट्रैक को, उसको 9.5 बिलियन डॉलर का जो मंसूबा है, उसमें हमने डॉलर पे कर्जा लेना है। फिर इसके अलावा हम लोग जो दफाई साजो सामान मंगवाते हैं, वो हमें डॉलर में पेमेंट करनी पड़ती है। रॉ मटेरियल जो हमारी इंडस्ट्रीज में यूज होता है, खाम माल, वो डॉलर में पेमेंट करनी पड़ती है। सारी दुनिया में बिजनेस डॉलर पे चलता है। तो ये हमारे अखराजात हैं, और जो हमारे 3 आमदन के जराए हैं डॉलर के, वो उसको पूरा नहीं करते, तो उसको हमें हर साल कर्ज लेना पड़ता है। इस साल का जो अंदाजा था, उससे अब ज्यादा हो गया। अब वो 30-34 बिलियन डॉलर पे इसलिए पहुंच गया क्योंकि यूक्रेन और रूस की जंग की वजह से जो तेल और गंदम वगैरह और बाकी अजनास की कीमतें थी, खाम माल की, वो बहुत जब ज्यादा होगी, तो इस वजह से हमें ये दो वजूहात थी जिनकी वजह से ये मसला पैदा हुआ है। अच्छा, अब आते हैं कर्जों की तरफ, कि कर्जों की, बैरूनी कर्जों की नोयत। इस सवाल में आपको ये बहुत इंतहाई जरूरी है कि आप लोग ये समझें कि बैरूनी कर्जे और उनकी नोयत क्या है। अंदरूनी कर्जे की मैं बात नहीं कर रहा। हमारा जो कुल मिला के पाकिस्तान का जो कर्जा है, डेट एंड लाइबिलिटीज, वो 62 खरब रुपए है, 62 ट्रिलियन रुपीज, जिसमें से तकरीबन 52 खरब रुपए जो है वो हुकूमत के जिम्मे वाजिबुल अदा कर्जे हैं। उस 52 खरब में से तकरीबन 35 से 37% जो है वो बैरूनी कर्ज है, इट्स एक्सटर्नल डेट, जो कि वो बड़ा मसला है। अच्छा, वो बड़ा मसला है। अब एक्सटर्नल डेट की तरफ जाते हैं। जो बैरूनी कर्जा है, वो सिर्फ एक नौयत का नहीं होता कि डॉलर का कर्जा बस डॉलर का कर्जा है। आपको ये देखना पड़ता है कि वो किस सोर्स से आ रहा है, उसका माखिज क्या है। कुछ कर्जे ऐसे हैं कि जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होते हैं। मिसाल के हुकूमत एक दूसरे के दरमियान जो है, उनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग होती है, वो एक दूसरे से कर्ज लेते हैं। पाकिस्तान सऊदी अरब से कर्ज लेता है, चीन से लेता है, और ममालिक से लिया हुआ है। चीन के वाजिबुल अदा जो हमारे कर्जे हैं, वो तकरीबन 27 बिलियन डॉलर है। इसी तरह सऊदी अरब के जिम्मे भी हमारे वाजिबुल अदा कुछ कर्जे हैं। फिर दूसरे कुछ और ऐसे होते हैं जो हम फोरम से लेते हैं, मुख्तलिफ फोरम है, मुख्तलिफ ममालिक होते हैं, वो एक साथ एक फोरम बना लेते हैं कर्जा देने के लिए। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक हो गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, फिर इसके अलावा पेरिस क्लब हो गया। तो ये सारे, इनसे हमने कर्जे लिए हुए हैं। फिर इसके अलावा हम लोग कमर्शियल बैंकों से कर्जे लेते हैं। कोई कमर्शियल बैंक मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है जो पाकिस्तान ने छोड़ा हो। मुत्तहिदा अरब अमारात में जो है, एक किसी कोने में एक नूर बैंक बना हुआ है, उससे भी हमने कर्जे लिए हुए डॉलर में। छोड़ा हमने किसी को नहीं है, ये हमारी स्पेशलिटी है, भीख मांगना। इसमें हमें बहुत कम, एक पॉपुलेशन में, और दूसरा ये भीख मांगने, इसमें पाकिस्तान जो है, कभी भी मुकाबला हुआ तो टॉप पे ही आएगा, नीचे नहीं आ सकता। अच्छा, अब देखें जी, अगर आपको इस बैरूनी कर्जे की नौयत की बात समझ में आ गई हो, तो उसमें फिर ये समझना आसान है कि इसमें जो हमारे लिए बड़ा मसला है ना जी, वो है कमर्शियल बैंकों का, और ये जो फोरम है, पेरिस क्लब वगैरह हो गई, ये IMF वगैरह हो गए, इनके कर्जे हैं। क्योंकि ये थोड़े से, इनमें इतनी कोई लचक नहीं होती, ये इतनी लचक नहीं दिखाते कर्जे वापस करने के, वो टाइम को ज्यादा करने में। ठीक है जी। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट और बात है, हुकूमतों के आपस के सफारती ताल्लुकात होते हैं। अ, किसी को किसी की जरूरत होती है। अगर सऊदी अरब जो है वो पाकिस्तान को, अभी उसने, हमने उससे दरख्वास्त की थी कि जी ये 3 बिलियन डॉलर जो आपने पहले ही रखवाए हुए हैं, ये हमारे पास रखवा दें, मजीद टाइम हमें दे दें, हमने दिसंबर में वापस करने थे। हमने उनसे दरख्वास्त की कि ये थोड़े और टाइम पड़े रहने दें हमारे पास, तो उन्होंने हमारी दरख्वास्त मंजूर कर ली। उन्होंने कहा ठीक है जी, पड़े रहे। अभी बल्कि हमने सऊदी अरब से मजीद 3 बिलियन डॉलर की दरख्वास्त की हुई है। फिर हमने चाइना से मजीद पैसों की दरख्वास्त की हुई है। तो हुकूमतों के जो ताल्लुकात होते हैं, वो और सतह के होते हैं। वो अगर आप उनसे एक फेवर मांग रहे हैं, तो जाहिर है वो फिर आपसे चाइना भी कोई फेवर मांगेगा, सऊदी अरब भी कोई फेवर मांगेगा, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात वगैरह, ये भी आपसे कोई फेवर मांगेंगे। तो वो कोई इतना मसला नहीं है, उसमें वो लचक दिखा देते हैं, जैसे कि वो दिखा रहे हैं। अ, असल मसला है कमर्शियल बैंकों का या फोरम्स का। कमर्शियल बैंकों का, जैसे कि मैंने आपसे जिक्र किया, कि कमर्शियल बैंक जो है, उनके अपने एक मिजानिया बना होता है। उन्हें उन्होंने उनके अखराजात और उनकी आमदन का एक मिजानिया, वो कहते हैं, उस पे उन्होंने वो फिक्स होते हैं। उनकी अपनी मजबूरियाँ होती हैं, जैसे कि मैंने कहा, इंतजामी अखराजात वगैरह का मसला होता है, ये चीज़ें होती हैं। उन्होंने कहीं सरमायाकारी की होती है, किसी और को पैसे देने होते हैं, तो उसमें इतनी ज़्यादा लचक नहीं दिखाते। पाकिस्तान को असल मसला जो है इन कमर्शियल बैंक्स की पेमेंट्स का बना हुआ है। तो ये चीज़, इसकी नौयत समझ ले। ये अगर कोई, वो सारे जो है ना, अफलातून जो बातें कर रहे होते हैं कि जी बस वो सारा कर्जा इसी एक ही तरह का है और सारा कर्जा वापस करना है, तो उसमें थोड़ा सा ये, तो थोड़ा सा आप लोग इसमें ये थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर लें कि एक ही तरह के कर्जे नहीं होते। कुछ
में होता है कि जिसमें लचक दिखाई जा सकती है, कुछ में होता है जिसमें वो लचक नहीं दिखाते। एक और चीज़, छोटी सी चीज़ है, लेकिन मैं आप लोगों के सामने गोश गुजार कर दूं, क्योंकि बहुत से लोगों को ये चीज़ नहीं पता, और शायद किसी वक्त ये डिबेट में सामने आ जाए। ये थोड़ी सी होशियारी है। होशियारी ये है कि पाकिस्तान के जो बैंक है, पाकिस्तान बेस्ड बैंक, मिसाल के तौर पे नेशनल बैंक और अबीब बैंक, उन्होंने बाहर मुल्कों में अपनी ब्रांचेस खोली हुई हैं। मिसाल के तो अब यूएस में उन्होंने ब्रांचेस खोली हुई हैं, तो वहाँ पे जो खाते होते हैं उसमें कोई पैसे तो नहीं रखता, उसमें डॉलर रखते हैं। तो उन डॉलर को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान में अपने बॉन्ड भेजता है। और क्या मुश्किल तो नहीं है, यहाँ से एक टेलीफोन जाएगा फाइनेंस डिवीजन से नेशनल बैंक वालों को और हबीब बैंक वालों को कि जी हमारे बॉन्ड्स खरीद लो, हमारे डॉलर खरीद लो, ताकि हमें थोड़ी सी डॉलर की आमदन हो जाए, और ये फिर बाद में वापस कर देंगे। तो वो ज़रा आसान वाला मसला है, लेकिन ये है कि वो उसमें वो कोई इतने, इट्स नॉट अ बिग पोर्शन, मतलब इतने बड़े उनके पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं है, इतना ज़्यादा उनके खातों में इतने पैसे नहीं पड़े हुए कि पाकिस्तान के लिए कोई उस पे ये पाकिस्तान इस मसले में वो पाकिस्तान के इस मसले में वो कोई बहुत ज़्यादा एक इस मसले पे असरअंदाज हो सके, और पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा हेल्प हो सके। लेकिन ये एक छोटी सी टेक्निकलिटी थी, मैंने कहा आपको बता दूं, बहुत से लोगों को शायद ये नहीं पता। अच्छा जी, अब आते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि क्या पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा या नहीं करेगा। एक चीज ये आप लोग समझ लें कि पाकिस्तान ऑलरेडी एक किस्म की अनअनाउंस्ड गैर एलानिया फाइनेंशियल इमरजेंसी पहले ही लगी हुई है। वो गैर एलानिया फाइनेंशियल इमरजेंसी ये है कि जी आप देख लें कि पहले ही हमने, जैसे कि मैंने कहा कि सऊदी अरब और चीन जैसे ममालिक से हम लोग पहले ही उनसे रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि जी जो आपके कर्जे हमने देने थे इधर नवंबर दिसंबर में ड्यू थे, वो हमें मजीद टाइम दे दें। उन्होंने टाइम दे दिया है। कंटेनर जो है पोर्ट्स पे खड़े हुए हैं, उनकी पेमेंट्स नहीं हो रही, उनसे सामान आ नहीं रहा, सामान रखे रखे खराब हो रहा है, क्योंकि डॉलर्स हर तरीके से ये कोशिश की जा रही है कि डॉलर्स का फ्लो रोका जा सके और ये पाकिस्तान से बाहर ना जाए। फिर इसके अलावा पीआईए के जिम्मे बहुत सी पेमेंट्स थी, वो नहीं कर सके। अब फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री फाइनेंस डिवीजन ने मेरे ख्याल में ये डिफेंस जो है डिवीजन, उसको कहा हुआ है कि जी आप सामान खरीदने से पहले पहले हमसे इजाजत लेनी पड़ेगी, वरना किसी की क्या हिम्मत यहाँ पे पाकिस्तान में किसी सिविलियन, ब्लडी सिविलियन की ये हिम्मत है कि वो डिफेंस वालों को, फौज को या फौज को कह सके कि आपने हमसे इजाजत लेनी है। सवाल नहीं पैदा होता। लेकिन ये हालात यहाँ पे पहुंच गए हैं, यहाँ तक पहुंच गए, सीरियसनेस आप उसकी अंदाजा कर लें कि ये भी करना पड़ गया। तो अनअनाउंस फाइनेंशियल इमरजेंसी एक किस्म की पहले से ही लगी हुई है। अब फर्क सिर्फ यही रह गया, और इसके अलावा देखें वो लेटर ऑफ क्रेडिट जो होता है, जो इम्पोर्ट्स के लिए होता है, वो नहीं खुल रहे, तो वो जो बेचारे इम्पोर्टर एक्सपोर्टर है वो बड़े परेशान है, बैंक्स उनको तरीके तरीके से उनको परेशान कर रहे हैं। एक 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 चीज, सॉरी मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, जल्दी से इस चीज को डिस्कस कर लेते हैं। पाकिस्तान में ये जो हर रोज ये हड़बोंग मची होती है ना कि जी सिर्फ $6 बिलियन, $6.7 बिलियन ले गए इतने का। मेरे भाई पाकिस्तान में जो टोटल रिजर्व पड़े हुए हैं वो 12.5 बिलियन है। 6.7 बिलियन उसमें स्टेट बैंक के पास पड़ा हुआ है, बाकी जो है प्राइवेट बैंकों के पास भी पड़े हुए हैं, उनका भी जिक्र करना चाहिए। ठीक है जी, तो उनका कोई जिक्र करता नहीं है, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। जो प्राइवेट सेक्टर के एक्सपोर्टर इंपोर्टर्स हैं, वो आपका जो है वो कमर्शियल बैंक से इस्तेमाल करते हैं, उनके वो डॉलर इस्तेमाल करते हैं, वो स्टेट बैंक के डॉलर नहीं इस्तेमाल करते। तो ये एक फर्क इस शोर में, ये जो इतनी अड़बांग मची हुई है इसमें, ये चीज़ आपको ये भी कोई नहीं बताएगा। खैर एनीवे, आते हैं कि जी कौन से ऐसे अब वो इश्यूज हैं या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान को डिफॉल्ट की तरफ, एलानिया डिफॉल्ट की तरफ, ऑफिशियल डिक्लेरेशन के जी हम डिफॉल्ट करें, हम पेमेंट नहीं कर सकते, उस तरफ लेके जा सकती है, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान को बचा सकती है। पहले पॉजिटिव्स की तरफ, जो चीज़ें पाकिस्तान को बचा सकती है, बचा कौन सी सकती है, बहुत से पॉजिटिव्स हैं जी। एक तो ये है कि हमारी इम्पोर्ट्स जो है पिछले 3-4 महीने से जो हम लोगों ने इम्पोर्ट्स पे अपने ज़्यादा टैक्सेस लगाए हैं और मुख्तलिफ किस्म के उनको कम करने की कोशिश की है, तो इम्पोर्ट बिल हमारा जो है वो काफ़ी कम हो गया। दूसरी बात कि हमारी इक्तिसादी तरक्की की शरह जो है वो कम है पहले के मुकाबले में जितनी एक्सपेक्टेड। ये कोई मतलब खुश होने की बात नहीं है ऑनेस्टली, लेकिन जो हालात है तो उसमें आप कम इक्तिसादी तरक्की इसलिए क्योंकि आपका अगर इक्तिसाद, जैसे कि मैंने कहा कि हमारा ढांचा ऐसा है कि इक्तिसादी तरक्की ज़्यादा होगी, जीडीपी अगर ज़्यादा बढ़ेगी तो फिर आपकी इंपोर्ट्स भी आपको ज़्यादा करनी पड़ेंगी, तो वो थोड़ा सा उधर भी उधर से भी गुजारा है। तीसरी बात के जनवरी से मार्च तक
ये तवक्को है कि मजीद पैसे आ जाएंगे मुख्तलिफ ज़राए से, चीन से आ रहे हैं, वर्ल्ड बैंक से आ रहे हैं, IMF के पास हमारा जो $1.7 बिलियन का कर्जा है शायद वो हमें मिल जाए। अभी थोड़ा सा वो हमारे वजीर खजाना और IMF के दरमियान थोड़ा सा मसला बना हुआ है, वो उस वजह से नहीं आ रहे। यूजलेस ब्रवाडो बाय आवर फाइनेंस मिनिस्टर, सॉरी टू से। लेकिन एनीवे चले, वो अलग बात है, उस पर फिर कभी बात करेंगे, शायद वो आ जाए। फिर इसके अलावा हमें चीन से या सऊदी अरब से भी पैसे मिलने की तवक्को है। सऊदी अरब से हमने $3 बिलियन का कहा हुआ है, वो शायद $3 बिलियन ना मिले, लेकिन शायद 1 बिलियन, $1.5 बिलियन मिल जाए। और वो तेल, वो जो ऑयल डिफर्ड पेमेंट्स है कि जी अभी आप तेल ले ले, साल डेढ़ बाद जो है उसकी पेमेंट 6 महीने बाद कर दे, शायद वो मजीद हमें उसकी वो मिल जाए। फिर इसके अलावा एक तजवीज़ जो हमारे सीपैक वालों की तरफ से आई है, वो ये है कि सीपैक का जो फेज़ 2 है, दूसरा फेज़ जो शुरू हो रहा है, उसके जितने प्रोजेक्ट्स है जिसमें ML1 भी है, $9.5 बिलियन का, उसकी कुछ पेमेंट्स जो है वो पहले से ले ली जाए, पाकिस्तान को पहले से कर दी जाए, तो शायद वो पैसे आ जाए। तो ये पॉजिटिव्स हैं कि जो पाकिस्तान के उसमें काम कर सकते हैं, पाकिस्तान की फेवर में काम करेंगे। फिर एक और बड़ा पॉजिटिव ये है कि सर्दियों में, चूंकि वहाँ पे रूस में और यूक्रेन में जो सर्दी होती है वो बहुत शदीद होती है, तो जंग की शिद्दत में पहले ही कमी आ गई है। आप सब मेरे समेत ये दुआ करें कि उनके दरमियान कोई अमन मुआहदा हो जाए और ये जंग बंद हो जाए। तो अगर ये जंग बंद हो जाती है तो फिर आप देखेंगे कि आलमी सतह पे, आलमी मंडियों पे जो खाम माल, तेल, ज़रूरी अजनास वगैरह, उनकी कीमतें मजीद कम हो जाएंगी, तो पाकिस्तान के लिए मजीद फ़ायदेमंद होगा। तो ये चीज़ें हैं जो कि पॉजिटिव्स हैं, जो कि शायद पाकिस्तान को, मेरा अपना अंदाज़ा ये है कि शायद बचा लेंगी डिफ़ॉल्ट। वो कौन सी चीज़ें हैं कि डिफ़ॉल्ट की तरफ ले जाएंगी हमें? डिफ़ॉल्ट की तरफ लेके जाने वाली चीज़ें जो हैं वो कौन सी हैं? वो है कि जी एक तो ये है कि जैसी मार्च अप्रैल में जैसी बर्फ़ पिघलनी शुरू होती है, तो फिर रूस और अगर उनके दरमियान अमन मुआहदा नहीं होता, तो फिर जंग की शिद्दत में तेज़ी आ जाए। जंग की शिद्दत में जब तेज़ी आएगी तो फिर हमारे इम्पोर्ट बिल का मसला बनेगा, क्योंकि फिर चीज़ें जो आलमी मंडियों में, वो उनकी कीमतें ऊपर की तरफ जाना शुरू होंगी। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि हमारी जो थोड़े से वरीसम है, वो ये है कि देखिए जी, रेमिटेंसेस हमारी कम हो रही हैं पिछले 3 महीने से। इसके अलावा हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो भी कम हो रही हैं। रेमिटेंसेस का मसला ये है कि जी हमारी वो ज़्यादातर गलती हमारी अपनी है। वो हमारी ये है कि हमने एक जिद लगाई हुई है, हमारे स्टेट बैंक ने, हमारे वजीर खजाना ने, कि 220 और 222 से ऊपर डॉलर नहीं जाएगा। ऑफिशियल रेट यही होगा, लेकिन अनऑफिशियल रेट जो है, आप मार्केट में चले जाएं तो वो 240 पे, अगर आप पेशावर और अफगान बॉर्डर पे चले जाएं तो वहाँ पे 250 तक का डॉलर बिक रहा है। तो जो रेमिटेंस भेजने वाले हैं, अगर आप 1000 डॉलर पे, जो इवन $1000 तो बहुत कम अमाउंट है, लोग बहुत रेमिटेंस भिजवाए, 5000, 10,000, तो अगर 5000, 10,000 रेमिटेंस भिजवाते हैं, $5000, $3000 भी भिजवाते हैं, $1000 भी भिजवाते हैं, तो ये अच्छा खासा फर्क पड़ता है ऑफिशियल और अनऑफिशियल रेट में। ये जो इतना बड़ा फर्क आ रहा है, तो इसकी वजह से लोग अब जो है गैर कानूनी तरीके, हुंडी हो गया, हवाला हो गया, उससे रेमिटेंसेस भिजवा रहे हैं, इससे कम हो रही है। तो ये पाकिस्तान में ये खतरा है कि अगर हमने इसी जिद पे अपने आप को रखा कि नहीं जी हमारा डॉलर का रेट यही रहेगा, तो रेमिटेंसेस शायद मजीद कम होती जाए, जो तरसीलाते जा रहा है। फिर हमारी एक्सपोर्ट्स जो है उसमें वो पहले ही कम हो रही हैं। और अगर 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 यूरोपियन यूनियन में और अमेरिका में जो एक खतरा जाहिर किया जा रहा है कि वहाँ पे रिसेशन आएगा उनकी इकोनॉमीज में, कसाद बाजारी, अगर ये हो गया तो वो पाकिस्तान के लिए बड़ा मसला होगा, क्योंकि हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं, हमारी बरामदात, उनके बड़ी मार्केट जो है वो यूरोपियन यूनियन होगी, या इस तरह गल्फ के जो अरब के ममालिक होंगे वो होंगे, नॉर्थ अमेरिका होगी। तो ये हमारे लिए फिर बड़ा मसला बन जाएगा। अगर वहाँ पे रिसेशन आता है तो हमारी एक्सपोर्ट्स की जो तलब है, हमारी बरामदात की जो तलब है, वो बहुत कम हो जाएगी। तो यानी आपका वो जो एक खर्चा है, डॉलर के आमदन का एक वो जरिया है, वो मजीद मुतासर है। FDI आने का तो कोई चांस नहीं है। कोई पाकिस्तान में सरमायाकारी करने के लिए कोई इतना पागल नहीं है इन हालात में, कोई सरमाया। दूसरे इसके अलावा एक और सियासी अदम इस्तेकाम, अगर सियासी अदम इस्तेकाम जारी रहा तो फिर उसमें पाकिस्तान के लिए दोबारा बहुत से मसाइल पैदा हो जाएंगे, क्योंकि आपको कोई कर्जा देने के लिए तैयार नहीं होगा, फिर मसला बन जाएगा। तो ये आप लोगों के सामने बस ये इतनी सी डिबेट थी। मैंने कोशिश की है कि जितना जल्दी हो सके इस डिबेट को मैं समेट लूँ, क्योंकि ये लंबी चौड़ी डिबेट है, लेकिन वो फिर आप लोग होते हैं, उनका एक थोड़ा सा वो बहुत ज़्यादा देर सुन भी नहीं सकते, खासतौर पर जिनका इक्तिसादियात से कोई ताल्लुक ना हो। तो इसको मैंने जल्दी जल्दी समेटने की कोशिश की है। आखिर में आप लोगों से एक चीज़ मैं ये अर्ज करूँ कि अगर हम डिफ़ॉल्ट से बच भी जाते हैं, और दुआ करें कि इंशाल्लाह ताला बच जाएं, डिफ़ॉल्ट से अगर बच भी जाते हैं, मसला हमारा बड़ा ये है कि हमारे पास इस्लाहात का कोई प्रोग्राम नहीं है। हमारे पास जब इस्लाहात का कोई प्रोग्राम नहीं है,
तो 6 महीने बाद, 1 साल बाद, या मे बी 1.5 साल बाद फिर हम इसी जंक्शन पे खड़े होंगे, इसी जगह पे फिर दोबारा खड़े होंगे। आपका जो मैंने लिंक शेयर किया है, मेरा जो जनवरी का आर्टिकल था, अगर आप उसको गौर से पढ़े, थोड़ा सा वक्त निकाले उसको पढ़ ले, ये इसलिए नहीं कि मैंने लिखा है, लेकिन इसलिए कि कोई आपको बहुत सी चीजें समझ में आ जाएंगी। हम एक दायरे में घूमते जा रहे हैं, उस दायरे में घूमते 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 2-3 साल बाद फिर वो दायरा कंप्लीट हो जाता है, और फिर वो हम अदायगियों के अदम तवाजुन में खड़े होते हैं, हमें मसले बन रहे होते हैं। तो जब तक इस्लाहात नहीं होंगी, अब ऐसा वक्त आ गया है कि अगर आप इस्लाहात सीरियसली नहीं करते तो डिफॉल्ट विल हैपन व्हेन मे बी 6 मंथ्स आफ्टरवर्ड्स, मे बी वही ईयर आफ्टरवर्ड, लेकिन फिर डिफॉल्ट होगा। तो जाते हुए जी, आप सबसे इल्तिमास है और दुआ कीजिए, मैं भी दुआ करता हूँ कि ऐसी कोई चीज़ ना हो, और अल्लाह ताला पाकिस्तान को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।